हेलो फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं वर्क फंक्शन, आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स और कुछ न्यूमेरिकल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्क फंक्शन के साथ। हालांकि वर्क फंक्शन के बारे में हमने लास्ट दो लेक्चर में बात की थी, यहाँ पर उसे थोड़ा सा एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए वर्क फंक्शन होता क्या है। मान लीजिए मेरे पास ना कोई एक मेटल है, उस मेटल के बीनीथ कुछ इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पर मैं सर्टन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर रहा हूँ। तो मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, दे रिवॉल्व अराउंड देयर न्यूक्लियस। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है जो अपने उस न्यूक्लियस के सराउंडिंग में घूम रहा है। अब होता क्या है, ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन जब अपने ऑर्बिट में घूम रहा होगा तो इट हैज गॉट सर्टन बाइंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू इट्स न्यूक्लियस, और देर इज सम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर दिस इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू मूव अवे फ्रॉम दिस ऑर्बिट, और लेट्स से इन ऑर्डर टू ब्रेक द बाइंडिंग ऑफ इट्स न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की बाइंडिंग को ब्रेक करने के लिए इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ता है, एक्सटर्नली कुछ एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है, एंड विथ दैट एनर्जी ओनली इलेक्ट्रॉन कैन लीव द मेटल सरफेस और कैन इमिट द मेटल सरफेस। अगर एक एग्जांपल की बात की जाए, मान लीजिए अगर ये सोडियम मेटल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, सोडियम एलिमेंट की। तो सोडियम के केस में मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू मूव और इमिट आउट ऑफ द सरफेस इज अराउंड 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना? 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मिनिमम अगर इतनी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगी तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा सरफेस पे और फिर उसे सरफेस से बाहर इमिट किया जा सकता है। चलिए एग्जांपल के तौर पर ले लेता हूं, मेरे पास एक फोटोन है। यहां पर मैं एक फोटोन ड्रॉ कर रहा हूं। अब फोटोन क्या होते हैं, टाइनी पैकेट्स होते हैं एनर्जी के, क्वांटा बोलते हैं जिसे हम, ठीक है। अब मान के चलिए इस फोटोन के पास है 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी। नाउ if suppose the same electron incident upon this if the same photon incident upon this electron, what will happen, that photon will give all of its energy to the electron. अब इलेक्ट्रॉन के पास मान लीजिए एक्स्ट्रा है 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी बिकॉज ऑफ दैट फोटोन। आउट ऑफ दैट 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी 2.4 will be utilized by this electron in order to just come out of the surface, हाँ, ठीक है, and to break the binding with its nucleus, and this minimum energy which electron is required to move to the surface and gets emit, this energy is called as work function. So I am writing here what is work function. I can write it is the minimum amount of it is the minimum amount of energy supplied to the electron so that electron emit out of metal surface, ठीक है, मेटल का सरफेस। अब ये वर्क फंक्शन की वैल्यू ना हर एक मेटल के लिए अलग अलग होती है। आप पोटेशियम के लिए अलग होगी, इट इज़ 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर पोटेशियम, और अगर वही मैं टंगस्टन की बात करूँ तो इट इज़ नियरली 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा याद रखना, जितना वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा उतनी हमारा ये जो फोटोन है उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होनी चाहिए। अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो वर्क फंक्शन मीट नहीं कर पाएगा, एंड इलेक्ट्रॉन इवन दो इट ट्रांसफर इट्स एनर्जी, और फोटोन इवन दो इट्स ट्रांसफर इट्स एनर्जी टू द electron cannot move out of the metal surface. Now if suppose electron has 8 electron volt of energy and let's say work function is 2 electron volt, तो क्या हो जाता है, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी अगर फोटोन के द्वारा इलेक्ट्रॉन को दी गई तो उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो वो कंज्यूम इलेक्ट्रॉन द्वारा खर्च हो जाएगा जस्ट टू मीट द वर्क फंक्शन, और बची हुई जो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होगी वो किसके फॉर्म में होती है, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होती है। ये हमने पहले ही देख लिया है। अब यहाँ एक चीज समझिए, वर्क फंक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल फाई नॉट से, और फाई नॉट का जो एनर्जी का फॉर्मूला है इट इज गिवन एज h इंटू न्यू नॉट। अगर फोटोन के पास एनर्जी है h न्यू, तो इस h न्यू एनर्जी में से सम पार्ट ऑफ एनर्जी विल बी यूज्ड एज वर्क फंक्शन विच इज नथिंग बट h न्यू नॉट। अब ये न्यू नॉट क्या है, न्यू नॉट इज द फ्रीक्वेंसी, या फिर कह लीजिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या होती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है।
तो कम से कम इतनी फ्रीक्वेंसी तो फोटोन के पास होनी ही चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जितनी। अगर इतनी भी फ्रीक्वेंसी फोटोन के पास नहीं है तो फोटोन का एनर्जी का उस इलेक्ट्रॉन के इमिशन से कोई यूज नहीं होगा। फोटोन भले ही अपनी एनर्जी दे दे, इलेक्ट्रॉन मूव नहीं होगा। सो हम कह सकते हैं भैया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी above which emissions can takes place, or threshold frequency is that minimum frequency below which emission cannot take place। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले को अगर थोड़ा एक्सटेंड कर दिया जाए तो आई कैन राइट न्यू नॉट के बजाय एच इंटू सी अपॉन लैम्बडा नॉट। यहाँ पर लैम्बडा नॉट क्या है? लैम्बडा नॉट है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्या होती है वो? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मतलब वेवलेंथ की वो वैल्यू अप टू विच इमिशन कैन बी पॉसिबल। अगर लैम्बडा की वैल्यू इससे ज़्यादा हो जाएगी तो ऑब्वियसली जो वर्क फंक्शन है वो वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी चाहिए उतनी एनर्जी फोटोन मीट नहीं कर पाएगा एंड दस इमिशन कैन नॉट टेक्स प्लेस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है न्यू नॉट। न्यू नॉट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और इट इज़ दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी वेयर फ्रॉम इमिशन कैन टेक्स प्लेस। और उसके बाद में अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो भी इमिशन चलते रहेगा। उससे कम अगर फ्रीक्वेंसी है तो इमिशन नहीं होगा। और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ में इट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ अप टू विच इमिशन इज पॉसिबल। इससे ज़्यादा अगर वेवलेंथ होती है तो फिर इमिशन पॉसिबल नहीं होगा। छोटा सा अगर मैं ग्राफ निकालूँ इन बिटवीन दिस एनर्जी एंड यूअर वेवलेंथ, एनर्जी एंड यूअर वेवलेंथ या फिर वर्क फंक्शन कह लीजिए, तो इस केस में जो ग्राफ का नेचर है वो कुछ ऐसा कर्वेचर होता है जहाँ पर लैम्बडा नॉट पर क्या मीट होता है? आपका वर्क फंक्शन मीट होता है। ठीक है, सो एनर्जी ऑन वाई एक्सिस, वेवलेंथ ऑन एक्स एक्सिस का ये टिपिकल ग्राफ है। तो यहां से हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन बना रहे। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज दैट मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी below which emission is not possible, emission is not possible। और लैम्बडा नॉट क्या है? लैम्बडा नॉट इज दैट वेवलेंथ या फिर कह लीजिए दैट मैक्सिमम वेवलेंथ अप टू विच ओनली इमिशन इज पॉसिबल। सो इट इज द वेवलेंथ और मैक्सिमम वेवलेंथ अप टू विच इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पॉसिबल। इससे ज़्यादा होगा तो नहीं हो सकता है। ठीक है, अब हमने थोड़ी देर पहले देखा था एच इज यूअर फाई नॉट इज इक्वल टू एच इंटू न्यू नॉट, और उसे ही हमने बाद में लिखा था एच इंटू सी अपॉन लैम्बडा नॉट। तो सी क्या होता है? सी इज स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है वो? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड रफली। ठीक है, अब यहाँ पर आगे आप एक टेबल देख पा रहे होंगे। तो इस टेबल में हमने क्या किया है, अलग अलग एलिमेंट के लिए उनकी जो वर्क फंक्शन की वैल्यूज है उन्हें लिखकर बताया है। तो पोटेशियम के लिए लोवेस्ट वर्क फंक्शन यहाँ पर दिख रहा है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब ये है कि जो नॉर्मल आपका विजिबल लाइट होता है ना, उसके एनर्जी से भी पोटेशियम से या सोडियम से क्या हो सकता है? इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर देखिए जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, कैल्शियम, जिंक, सिल्वर, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, है ना, तो इनके लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही है। इसका मतलब है विजिबल लाइट से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होंगे। इनके लिए आपको अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस या फिर जो हाई एनर्जी रेडिएशंस होते हैं, एक्सरे, गामा रे, बीटा रे, आप उनका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दिस वॉज अवर बेसिक वर्क फंक्शन। लेट्स मूव अहेड एंड अंडरस्टैंड आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। देखिए जब फोटोन की बात चली थी ना, तो एक फोटोन के पास कितनी एनर्जी होती है, ये फोटोन की एनर्जी का इक्वेशन हमें मैक्स प्लैंक ने दिया था, जहां उसने बोला था कि E इज इक्वल टू एच इंटू न्यू। दिस इक्वेशन वॉज गिवन बाय मैक्स प्लैंक। अब आइंस्टाइन ने क्या बताया कि जब कोई फोटोन किसी इलेक्ट्रॉन पर जाकर इंसिडेंट होता है, मतलब वो जब अपनी एनर्जी किसी इलेक्ट्रॉन को देता है, तो फोटोन पूरे की पूरी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देता है और खुद वैनिश हो जाता है। और जब ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिलती है तो इलेक्ट्रॉन स्पेंड दिस एनर्जी इन 2 वेज। तो कैसे कैसे वो स्पेंड करता है? तो सबसे पहले
वो एनर्जी खर्च होती है इन ऑर्डर टू मीट वर्क फंक्शन, ताकि इतने वर्क फंक्शन को ओवरकम करके, इतने वर्क फंक्शन को सेटिस्फाई करके इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ जाए, सरफेस पर आ जाए। और फिर जो बची हुई एनर्जी होती है, इट इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दैट इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। फॉर एग्जांपल 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अगर फोटोन है और वर्क फंक्शन रिक्वायरमेंट है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज करेगा इलेक्ट्रॉन जस्ट टू मीट द वर्क फंक्शन, और बचा जो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये होगी उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एट द सरफेस। एंड देन दिस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विल गोज ऑन रिड्यूसिंग एज इट मूव्स फर्दर, दैट वी विल बी ऑल्सो सीइंग इन अ couple of minutes. Now, so यहाँ इस E इज इक्वल टू एच न्यू विच वॉज मैक्स प्लैंक का इक्वेशन, उसे आइंस्टाइन ने क्या किया, उसको एक इक्वेशन का फॉर्म दिया और उसे लिखा गया दैट एनर्जी स्पेंड बाय फोटोन टू द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन व्हेन इट रीचेस टू द सरफेस। सो यहाँ से हम बोल सकते हैं भैया कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। अब एनर्जी कितना होता है फोटोन के अंदर, वो होती है एच न्यू, आई कैन राइट एच न्यू माइनस फाई नॉट, एंड दिस इज माई मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इसे ही क्या कहते हैं, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है, याद रखना। दूसरी चीज हम इसे लिख सकते हैं इफ के ई मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट, फाई नॉट की वजह में क्या लिख सकता हूं, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ये भी हम लोग लिख सकते हैं। यहां से क्या हो जाएगा, आप चाहो तो h कॉमन ले सकते हो, सो h इज इक्वल टू न्यू माइनस न्यू नॉट, एंड द सेम टाइम वी कैन राइट h न्यू इज c अपॉन लैम्बडा माइनस न्यू नॉट वुड बी c अपॉन लैम्बडा नॉट। सो अगेन दैट काइनेटिक एनर्जी will be given by, or the maximum kinetic energy of an electron when it reaches the surface is given by hc 1 upon lambda minus 1 upon lambda naught. This is one of the equation. ठीक है, याद रहेगा आपको। चलो सेकंड और एक इक्वेशन हम यहाँ पर बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, सपोज काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर मैं एरो मार्क बोलता हूँ, दिस इज सेकंड एक्सप्रेशन। सो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय एच न्यू माइनस फाई नॉट। ठीक है, अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को समझने के लिए थोड़ा सा हम पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर लेकर आएंगे। मान लीजिए दिस इज माय इमिटर प्लेट एंड दिस इज अवर collector plate. Now various number of electrons will emit out of this metal plate when photon or light energy of certain frequency incident upon it, such that frequency is greater than threshold frequency. Now these electrons may have different energies. For example यहाँ पर first electron है, उसकी एनर्जी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकंड एनर्जी है उसकी एनर्जी है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो मैं थर्ड एक इलेक्ट्रॉन निकाल कर दिखा रहा हूँ उसकी एनर्जी मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए अपने रिस्पेक्टिव एनर्जी के साथ दिस इलेक्ट्रॉन विल ट्रेवल फ्रॉम इमिटर प्लेट टू कलेक्टर प्लेट। नाउ इफ आई वांट टू स्टॉप द सप्लाई ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, और वी कैन से इफ आई वांट टू स्टॉप द current flowing through circuit, what I'll be doing, I'll be applying negative potential कहाँ पर, to the collector plate. What will happen, as soon as negative potential will be applied to the collector plate, negative charges will start to build up at the collector plate, and those negative charge will try to repel electron. Now what happens if suppose I am applying 2 volt का negative potential, so what will happen, because of this 2 volt का negative potential, कल हमने समझा था कि 1 volt is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 जूल। और इसके बाद में एक चीज हमने समझी थी कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट it is the energy associated with that electron in order to cross the potential barrier of 1 volt। मतलब अगर इमीटर प्लेट और कलेक्टर प्लेट के बीच में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो 1 वोल्ट वाला 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है, जितनी एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी अगर किसी इलेक्ट्रॉन के पास है, तो वो इमीटर प्लेट से निकलेगा और कलेक्टर प्लेट तक वो जा सकता है अगर उसकी एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और अप्लाइड पोटेंशियल भी कितना है, 1 वोल्ट का। अगर मैं अप्लाइड पोटेंशियल 2 वोल्ट का करूं तो उससे क्या हो जाएगा,
2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो इमिटर प्लेट से निकलेंगे और कलेक्टर प्लेट तक आते आते उनकी एनर्जी खत्म हो जाएगी। अगर मान लीजिए 2 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई किया है तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, those electron will definitely reach to the collector and will form the current inside the circuit। अब मान लीजिए मुझे इस सर्किट में करंट रोकना है, मतलब इमिटर से लेकर कलेक्टर प्लेट तक जो भी इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं मैं नहीं चाहता हूं वो मूव हो, तो ऐसे केस में मुझे निगेटिव पोटेंशियल कितना करना पड़ेगा, इक्वल टू द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी ऑफ द इलेक्ट्रॉन गिवन इनटू द circuit or given in between emitter plate and collector plate। So now out of these 3 electrons I can see the electron having 4 electron volt ka energy is having maximum kinetic energy, and thus the stopping potential or the negative potential that is required in order to stop the current completely, it should be 4 volt। कितना होना चाहिए वो 4 वोल्ट। सो एट 4 वोल्ट का पोटेंशियल, कौन सा पोटेंशियल, निगेटिव पोटेंशियल, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली स्टॉप्स एट द कलेक्टर प्लेट, दस दिस 4 वोल्ट बिकम माय स्टॉपिंग एनर्जी, सॉरी स्टॉपिंग पोटेंशियल। एंड इस स्टॉपिंग पोटेंशियल जिस इलेक्ट्रॉन के लिए अप्लाई होगा वो इलेक्ट्रॉन है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन। सो इस इलेक्ट्रॉन के पास में कितनी एनर्जी है बोल रहा हूं, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी विच इज एनालॉगस टू स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला एनर्जी, स्टॉपिंग पोटेंशियल। सो इट इज 4 ई वी नॉट एंड दिस इज बेसिकली द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो हम ये कह सकते हैं कि द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इन बिट for the given electron which is moving from emitter plate to collector plate can also be a stopping energy, can also be a stopping energy, and that stopping energy is nothing but it says that applying that much amount of stopping potential would stop the complete flow of current or would stop the flow of current completely inside the सर्किट। नाउ तो स्टॉपिंग जो एनर्जी है हम उसे कैसे लिख सकते हैं, E इंटू वी नॉट, ई इंटू वी नॉट, वेयर वी नॉट हमें बताता है कि वो पर्टिकुलर पोटेंशियल है जहां पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक जा रहा है। सो ई वी नॉट, सो आई कैन राइट ई वी नॉट इज इक्वल टू एच इंटू न्यू माइनस फाई नॉट, एच इंटू न्यू माइनस फाई नॉट। तो देखिए आई एम राइटिंग ई वी नॉट इज इक्वल टू एच इंटू न्यू माइनस फाई नॉट। सो देयर फोर वी नॉट क्या हो जाएगा, वी नॉट वुड बी इज इक्वल टू एच इंटू न्यू एंड डिवाइडेड बाय ई। सिमिलरली इट वुड बी फाई अपॉन ई या फिर फाई नॉट अपॉन ई। तो यहाँ ना इस इक्वेशन को केयरफुली देखिए, तो वी नॉट क्या बता रहा है, वी नॉट बता रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल। वी नॉट क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ई वी नॉट क्या था, ई वी नॉट वॉज स्टॉपिंग एनर्जी, दिस वॉज स्टॉपिंग एनर्जी। अच्छा अब हम क्या करेंगे, दिस इक्वेशन, ये जो हमारे इक्वेशन है इसको हम कंपेयर करते हैं, कंपेयर विथ इक्वेशन ऑफ लाइन दैट इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर इसके साथ हम कंपेयर करें तो देखिए y की वैल्यू ले रहा है वी नॉट, m क्या होता है स्लोप, तो स्लोप की वैल्यू ले रहा है h अपॉन ई, एक्स एक्सिस पर हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, प्लस सी की जगह यहाँ पर आ रहा है माइनस ऑफ फाई नॉट अपॉन ई। सो इफ आई ड्रॉ द ग्राफ, अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूँ किसके किसके बीच में, इन बिटवीन द स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट एंड फ्रीक्वेंसी न्यू। सो फॉर अ पर्टिकुलर मेटल और फॉर अ पर्टिकुलर मटेरियल द ग्राफ वुड बी लाइक दिस। ये ऐसा ग्राफ आता है वेयर द फर्स्ट इंस्टेंस इज वी नॉट, सॉरी न्यू नॉट, दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर ही तो करंट इमिट होना, मतलब इलेक्ट्रॉन इमिट होना स्टार्ट होते हैं और सर्किट में करंट फ्लो होता है। एंड इट्स एक्स्ट्रापोलेशन वुड बी माइनस ऑफ फाई नॉट अपॉन ई, माइनस ऑफ फाई नॉट अपॉन ई। तो यहाँ जो स्लोप है जिसको हम टैन थीटा भी बोल सकते हैं, वो स्लोप की वैल्यू क्या होगी, स्लोप इज एच अपॉन E. This is my slope and this graph is particularly represented like this. Okay, so यहाँ पर ये जो टॉपिक है ये हमारा खत्म हो जाता है। दूसरा और एक ग्राफ यहाँ पर चाहो तो हम निकाल सकते हैं, एंड दैट ग्राफ कैन ऑल्सो बी ड्रॉन इन बिटवीन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी
एंड यूअर फ्रीक्वेंसी, द ग्राफ का नेचर फिर भी सेम रहेगा। मतलब ये कौन सा ग्राफ है, देखो ये यस, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट। तो यहाँ पर एच हो जाएगा स्लोप, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी विच विल बी रिप्रेजेंटेड अपॉन एक्स एक्सिस एंड फाई नॉट विल बी आवर कांस्टेंट। सो वही ग्राफ यहाँ पर कैसे बनेगा, इट वुड बी लाइक दिस। सो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, देन इसका जो ओरिजिन होगा कहाँ पर, एक्स एक्सिस पर, दैट वुड बी गिवन बाय न्यू नॉट और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एंड एक्सट्रापोलेशन वुड बी लाइक दिस माइनस ऑफ फाई नॉट, दैट इज वर्क फंक्शन। तो इस तरीके से दो ग्राफ बनते हैं, ठीक है। सो आई होप कि हमने यहाँ तक क्या क्या समझा है उसको एक बार रिवाइज करके देख लेते हैं। तो क्या हमने देखा था, आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहाँ से आया है। तो हमने सबसे पहले समझा था कि मैक्स प्लैंक ने दिया है भैया कि एक फोटोन के पास एनर्जी होता है एच न्यू। आइंस्टाइन कहता है कि फोटोन के पास जितनी भी एनर्जी होती है वो कंप्लीट अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे देता है, एंड इलेक्ट्रॉन यूटिलाइजेज दैट एनर्जी इन टू वेज, वन to meet the work function, and second thing is the remaining energy will be associated with maximum kinetic energy at the surface of the element or metal. So we can write E is equal to phi naught plus maximum kinetic energy, and thus maximum kinetic energy can also be written as E minus phi naught. So मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विल बी रिटर्न एज फोटोन का एनर्जी एच न्यू माइनस फाई नॉट, और इसका जो ग्राफ है वो यहाँ पर हमने निकाल कर दिखाया है। वाई एक्सिस पर मैंने काइनेटिक एनर्जी ली है, एक्स एक्सिस पर हमने फ्रीक्वेंसी ली है, और हमने देखा है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर जहाँ पर इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे तो जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे उसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी को भी बढ़ना पड़ेगा। सो एनर्जी से मेरा कहने का मतलब है, अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूँ रेडिएशन का, तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रॉन की। दिस इज व्हाट दिस ग्राफ सिग्निफाइज। एंड सेकंडली जो वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन इज वाई एक्सिस पर हमारा ये कांस्टेंट की जो वैल्यू थी वो बन जाती है। नाउ फिर हमने देखा है इसी एक्सप्रेशन को थोड़ा एक्सप्लेन किया, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज एच न्यू माइनस फाई नॉट। यहाँ पर फाई नॉट है वर्क फंक्शन विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एच इंटू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सो एच कॉमन ले लिया है, न्यू माइनस न्यू नॉट, एच इज इक्वल एच इंटू सी अपॉन लैम्बडा माइनस सी अपॉन लैम्बडा नॉट विच इज अवर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सो काइनेटिक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का ये इक्वेशन है। ऑल्सो वी कैन रिप्रेजेंट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ स्टॉपिंग एनर्जी, एंड स्टॉपिंग एनर्जी होता है ई इंटू वी नॉट। अगेन इसका अगर हम यूज करें, सो ई इंटू वी नॉट इज एच न्यू माइनस फाई नॉट। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, वी नॉट जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है उसको हम सेपरेट रख सकते हैं, एंड ई को डिवीजन में लेकर जा सकते हैं, किसके, एच के और फाई नॉट के। तो यहाँ इस इक्वेशन में स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू एच बाय ई इंटू न्यू माइनस फाई नॉट अपॉन ई। एच बाय ई बिकम्स स्लोप इफ वी कंपेयर दिस विथ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो m बिकम्स h अपॉन ई। और इसका भी फिर अगर हमने ग्राफ ड्रॉ किया किसके अगेंस्ट, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट, द स्लोप विल बी रिप्रेजेंटेड बाय h अपॉन न्यू। सो दिस वाज अवर आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आई होप कि यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहला ग्राफ है फ्रीक्वेंसी एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। देखिए करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज। अगर ये मेरा इमिटर प्लेट है, ये अगर कलेक्टर प्लेट है, ठीक है, तो अगर मैं लाइट के इंसिडेंस, लाइट के रेस को या लाइट को इंसिडेंस करवाऊं इस पर्टिकुलर इमिटर प्लेट पर, और द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट फोटोन इज ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देन ऑब्वियसली यहाँ से क्या इमिट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो जाएंगे। अब देखिए इलेक्ट्रॉन को इमिट होने के लिए ज़रूरी है कि जो फोटोन की फ्रीक्वेंसी है इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जितना है, कौन, फोटोन की फ्रीक्वेंसी, तो ही इलेक्ट्रॉन बाहर आ पाएंगे। अब मान लीजिए इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए, तो अब बाहर आने के बाद हमने कलेक्टर प्लेट पर पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई कर दिया है, तो दिस इलेक्ट्रॉन विल मूव टूवर्ड्स कलेक्टर प्लेट एंड दस सर्किट में करंट आ जाएगा। तो ये ग्राफ देखिए, ये ग्राफ क्या बता रहा है, फ्रीक्वेंसी और फोटो इलेक्ट्रिक करंट का रिलेशन। यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट हमने वाई एक्सिस पर और फ्रीक्वेंसी एक्स एक्सिस पर ड्रॉ की है। देखिए जब फ्रीक्वेंसी 0 है देयर इज नो करंट, फिर फ्रीक्वेंसी को हम बढ़ाते गए स्टिल देयर इज नो करंट, बट वंस एंड व्हेन फ्रीक्वेंसी बिकम्स इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, सडनली सर्किट में इलेक्ट्रॉन इमिट होना स्टार्ट हो जाएंगे फ्रॉम इमिटर प्लेट, एंड दस द करंट विल
current will flow. But if you see here, even though frequency increases beyond the threshold frequency, there is no increase in current. Why this is happening? Because we have kept intensity fixed here. इंटेंसिटी जो है, इंटेंसिटी को हमने कांस्टेंट रखा है. पहले अगर 100 फोटॉन इंसिडेंट हो रहे थे तो अभी भी 100 फोटॉन हो रहे हैं. और जैसा कि हमने कहा, करंट क्या होता है? ये होता है फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम. तो चार्जेस भी फिर सेम रहेंगे. अगर इंटेंसिटी सेम है, नंबर ऑफ फोटॉन सेम है, तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं, जो चार्जेस है, वो भी सेम है. और सेम होने के कारण इवन दो द फ्रीक्वेंसी गोज ऑन इंक्रीजिंग, दैट माइट रिजल्ट into increase in the kinetic energy of electron, but number of electrons are limited, thus the value of current also does not changes even though frequency increases. And that is the basic idea that we can see from this graph or understand from this graph. Now let's move to next graph. Next graph में relationship किसकी है? फ्रीक्वेंसी एंड काइनेटिक एनर्जी, जो अभी थोड़ी देर पहले देखी थी हमने. क्या हुआ था? एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जहां पर इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं. वंस एंड व्हेन इलेक्ट्रॉन इमिट्स दे गेट सम काइनेटिक एनर्जी. अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे तो ऑटोमेटिकली काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती जाएगी. एंड फॉर इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस लीनियरली. यहाँ पर जो एक्स्ट्रापोलेशन है काइनेटिक एनर्जी के ग्राफ पर, मतलब along that y axis, इट इज गिवन बाय माइनस ऑफ फाई नॉट विच इज अवर वर्क फंक्शन. ठीक है, यहाँ पर स्लोप की वैल्यू कैसे डिफाइंड हुई थी? h वॉज अवर स्लोप. ओके, कैसे पता चला था? ये था ना, काइनेटिक एनर्जी इज h न्यू माइनस फाई नॉट, तो h इज माई स्लोप. ठीक है, फाई नॉट क्या है? माइनस फाई नॉट. दिस वॉज कॉन्स्टेंट. चलेगा. नेक्स्ट ग्राफ देख लेते हैं. नेक्स्ट ग्राफ में क्या डील हो रहा है? इंटेंसिटी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल. तो इस ग्राफ से हमें समझ में आता है कि लाइट की जो इंटेंसिटी है, मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट अपॉन द इमिटर प्लेट, इसको आप जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे, आपका जो करंट है, करंट बढ़ते जाता है. ठीक है, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. यहाँ इस पर्टिकुलर ग्राफ में हमें बोला है कि इवन दो इंटेंसिटी इंक्रीजेज, इंटेंसिटी कितनी भी बढ़ने दो, लार्ज नंबर ऑफ फोटोन को इंसिडेंट होने दो, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं बढ़ेगा. स्टॉपिंग पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा. ये कब वैलिड है? अगर फ्रीक्वेंसी को हमने कांस्टेंट रखा है. सो इफ द फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड इट इज केप्ट कांस्टेंट, देन इंटेंसिटी को चाहे आप जितना भी बढ़ाते जाओ इमिटर प्लेट पर, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं बदलेगा. बिकॉज स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू एनर्जी पर डिपेंड होती है. कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की. और इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है. सो फ्रीक्वेंसी अनचेंज्ड, स्टॉपिंग पोटेंशियल वुड बी अनचेंज्ड इवन दो इंटेंसिटी इज इंक्रीजिंग. Let's see next graph. Next graph we have plotted in between time and photoelectric current I. तो ये ग्राफ क्या बोल रहा है? If this is I, this is T. So जैसे ही इंटेंसिटी आएगी इमिटर प्लेट पे, ये मान लीजिए मेरा इमिटर प्लेट है और यहाँ पे कुछ फोटोन इंसिडेंट हो रहे हैं, तो हम जानते हैं as soon as photon incidents upon the metal surface, electrons emit. अगर उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. अब देखा जाता है कि जैसे ही लाइट इंसिडेंट होगा, एक्चुअली वैसे ही क्या होता है? इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं. ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है. बट इन रियलिटी अगर आप उसको थोड़ा सा माइक्रो लेवल पर स्टडी करो, तो इलेक्ट्रॉन को इमिटर प्लेट से इमिट होने में बहुत कम, लेकिन कुछ समय तो लगता है. एंड दैट टाइम इज अराउंड 10 to the power -9 सेकंड, मतलब अराउंड 1 नैनो सेकंड. बट दिस 1 नैनो सेकंड का टाइम इज वेरी वेरी लेस. सो हम इसीलिए कह देते हैं कि एज सुन एज लाइट इंसिडेंट, करंट स्टार्ट्स और इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स टू एमिट. फिर भी यहाँ पर ग्राफ में बताया है कि धीरे धीरे करंट बढ़ा अप टू 10 to the power -9 सेकंड, और फिर करंट की वैल्यू एक कांस्टेंट मेंटेन हुई. तो एक्चुअली ये जो टाइम लैग है, ये वेरी स्मॉल होने के कारण हम बोलते हैं भैया कि ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन है, इट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस. नाउ द नेक्स्ट पार्ट दैट वी हैव टू स्टडी इज नोट ऑन द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट. तो अगर मैं लाइट को पार्टिकल मानता हूँ तो उसके रिगार्डिंग क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए. फर्स्ट, जब भी कोई रेडिएशन किसी मैटर के साथ इंटरेक्ट करेगा तो हम मानेंगे कि भैया रेडिएशन बिहेव लाइक अ पार्टिकल एंड दैट पार्टिकल विल बी नेम्ड एज अ photon. So as we can see here, during interaction of radiation with matter, radiation behave as if it is a particle, that is like photon. Second,
ये जो लाइट का पार्टिकल है या रेडिएशन पार्टिकल है, इट हैज गॉट एनर्जी एंड एनर्जी का इक्वेशन E इज इक्वल टू एच न्यू। एंड सेकंडली दैट पार्टिकल हैज मोमेंटम ऑल्सो, एंड मोमेंटम इज गिवन बाय एच अपॉन लैम्बडा और एच न्यू अपॉन सी। अब ये कैसे आता है फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए लाइट एक पार्टिकल है, तो लाइट की एनर्जी दी जाती है E इज इक्वल टू एच न्यू के साथ, प्लैंक्स ने हमें बताया था। लेकिन अगर हम आइंस्टाइन का मास एनर्जी रिलेशन देखें तो वो क्या होता है, E इज इक्वल टू एम सी का स्क्वायर। सी इज वॉट स्पीड ऑफ लाइट, एम इज वॉट मास ऑफ अ पार्टिकल। सो फोटोन को अभी हम फिलहाल पार्टिकल कंसिडर कर रहे हैं, तो देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ एम इंटू सी मल्टीप्लाइड बाय सी। एम इज मास, सी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो मास इज मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ लाइट अगर हम ऐसा मान ले तो दिस विल बिकम माई मोमेंटम p इंटू सी, एंड दिस इज नथिंग बट एनर्जी E. So I can simply write E by C is my momentum P. E by C is my momentum P. अब E is what? E is nothing but h into न्यू, न्यू इज फ्रीक्वेंसी। तो सेम रिलेशन को हम ऐसे मॉडिफाई कर सकते हैं, P इज इक्वल टू विच इज नथिंग बट E by C एंड E is nothing but h into न्यू अपॉन C. So I can simply say that P is equal to h अपॉन सी डिवाइडेड बाय न्यू। इस न्यू को हम क्या कर सकते हैं, सी के डिनोमिनेटर में लेकर आ सकते हैं, एंड सी बाय न्यू क्या होता है, लैम्बडा। सो पी इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्बडा। दिस इज द रिलेशनशिप फॉर मोमेंटम। किसका मोमेंटम, फोटोन का मोमेंटम, है ना। अच्छा, ये सी अपॉन लैम्बडा कहाँ से आया, तो स्पीड, वेव की स्पीड क्या होती है, वी इज इक्वल टू एन लैम्बडा, एन इज फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर हम बोलेंगे स्पीड ऑफ लाइट विच इज रिप्रेजेंटेड बाय सी, एंड सी वुड बी गिवन बाय न्यू इंटू लैम्बडा। देयरफॉर लैम्बडा क्या होता है, सी अपॉन न्यू होता है, विच वही रिलेशन को हमने यहाँ पर यूज किया है। तो इस तरीके से हमने देखा है कि फोटोन का जो मोमेंटम होता है इट इज गिवन बाय एच अपॉन लैम्बडा। हालांकि ये रिलेशन हम फिर से एक बार स्टडी करेंगे डी ब्रॉय हाइपोथेसिस में, जो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। तब तक देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। सो आज आइए थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, बाय इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। जब भी हम रेडिएशन के इंक्रीज होने की बात करेंगे, कीपिंग उसका फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ मान लीजिए फिक्स कर देते हैं, और उसकी इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं रेडिएशन की, तो इसका मतलब होगा पार्टिकल नेचर के पर्सपेक्टिव वी आर एक्चुअली इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सो इंटेंसिटी का इंक्रीज होना मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स का इंक्रीज होना पर सेकंड ऑन द गिवन सरफेस। देन फोर्थ पॉइंट है, ऑल फोटॉन्स ट्रेवल्स विद द सेम स्पीड ऑफ लाइट। और लाइट की स्पीड कितनी होती है, सी इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो कोई भी रेडिएशन रहने तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसकी स्पीड होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, एंड दस फोटोन ट्रेवल्स विद दिस स्पीड। ऑल द फोटॉन्स हैव सेम स्पीड। देन फिफ्थ पॉइंट हमें बोला है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन डज नॉट चेंज व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। तो एक मीडियम से अगर दूसरे मीडियम में फोटोन ट्रैवल कर रहा है तो उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज नहीं होता। अब फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता तो उसकी एनर्जी चेंज होगी क्या, बिल्कुल भी नहीं, कि बिकॉज फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय प्लैंक्स कांस्टेंट इज द एनर्जी ऑफ फोटोन। अब एनर्जी चेंज नहीं होता है, लेकिन एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में फोटोन ट्रैवल करता है तो उसकी वेवलेंथ जरूर चेंज होती है, एंड बिकॉज ऑफ चेंज इन द वेवलेंथ उसकी क्या चेंज हो जाएगी, स्पीड चेंज हो जाएगी, है ना। सो हम कहते हैं ना भैया, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट अगर जाती है तो लाइट क्या होती, लाइट की स्पीड कम हो जाती है, इट इज बिकॉज वेवलेंथ में चेंज आता है। देन फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। फोटोन को अगर आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करोगे तो इट विल नॉट डिफ्लेक्ट ऑन एनी आइदर ऑफ द डायरेक्शन, इट विल मूव as it was moving earlier. So photon are electrically neutral. And last is at rest photons have zero mass. अब फोटोन का मास जीरो कंसिडर किया जाता है अगर हम माने कि फोटोन कैसा है, रेस्ट में है। लेकिन जब भी फोटोन को हम देखेंगे तो मोशन में उसके पास क्या होगा, उसके पास मोमेंटम होगा। अभी थोड़ी देर पहले देखा था ना हमने, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था, एच अपॉन लैम्बडा। दिस वाज माय मोमेंटम, एच अपॉन लैम्बडा। ठीक है, यस, ये हमारा मोमेंटम था। So this was few things that we were supposed to study regarding the particle nature of photon. Now let's understand failure of wave theory of light to explain photoelectric effect. मतलब if we consider light as a wave, this particular concept that light is a wave does not explain or does not
satisfy how this photoelectric effect takes place. So let's see. सबसे पहला ऑब्जर्वेशन ये टेक्स्ट बुक से मैंने लिया है, आप भी चाहो तो टेक्स्ट बुक में इसको क्रॉस चेक कर सकते हो। तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड एज सुन एज लाइट इंसिडेंट अपॉन द मेटल सरफेस। हर्ट्ज ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसने देखा था एज सुन एज लाइट इंसिडेंट अपॉन इमिटर प्लेट इलेक्ट्रॉन इमिट्स। हम जानते हैं कि वो टाइम लैग होता है 10 to the power -9 सेकंड, बट इट इज सो लेस that we consider it is an almost instantaneous process. Now, so electrons are emitted as soon as light is incident upon the metal surface, whereas wave theory कहती है कि इसके लिए ज़रूरी होगा कि very light intensity of light is required, sorry very high intensity of light is required। मतलब क्या है, जितने ज़्यादा इंटेंसिटी का लाइट किसी सरफेस पर गिरता है तभी जाके फास्टली इलेक्ट्रॉन इमिट होता है। बट हम जानते हैं ऐसा नहीं है भैया, लाइट की इंटेंसिटी कम रहने दो, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इन दैट केस इलेक्ट्रॉन तो इमिट होता ही है। मतलब ये जो वेव थ्योरी, ये वेव थ्योरी जो प्रोपाउंड की गई है, इट इज नॉट वैलिड। क्या ये वैलिड है? नहीं, दिस इज नॉट वैलिड। अब पार्टिकल नेचर में एक्सप्लेनेशन क्या दिया था, ओनली वन फोटोन इज नीडेड टू इजेक्ट वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस एंड energy exchange between the electron and photon is instantaneous on collision। second observation क्या दिया है, very low intensity of incident light also sufficient to generate photocurrent that we have seen। भैया कम रहने दो इंटेंसिटी, बट फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इन दैट केस इलेक्ट्रॉन विल इमिट। यहाँ पर क्या बोला है वेव थ्योरी में, लो इंटेंसिटी शुड नॉट गिव फोटोकरंट। इज इट ट्रू? नहीं, नॉट वैलिड। लो इंटेंसिटी पर भी इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं अगर उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज़्यादा हो तो। यहाँ पर क्या कहा है, पार्टिकल पिक्चर में, फोटोन पिक्चर में, द लो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट मीन्स लेस नंबर ऑफ फोटोन एंड नॉट लो एनर्जी फोटोन। मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स कम हो सकते हैं लेकिन उनकी एनर्जी कम हो, ऐसे नहीं है। एंड दस इलेक्ट्रॉन विल इमिट, दैट विल फॉर्म करंट। थर्ड ऑब्जर्वेशन इज हाई इंटेंसिटी गिव्स लार्जर फोटोकरंट। हाई इंटेंसिटी मतलब हमने देखा था लार्ज नंबर ऑफ फोटॉन्स, लार्ज नंबर ऑफ फोटॉन्स मतलब लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का इमिशन, एंड जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे दैट विल कॉन्स्टिट्यूट लार्ज नंबर ऑफ करंट। बट वेव थ्योरी क्या कहना चाह रही है, हाई इंटेंसिटी मीन्स हायर एनर्जी एंड देयरफॉर मोर इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड, विच इज नॉट करेक्ट। हाई इंटेंसिटी का मतलब होता है लार्ज फोटोन, जरूरी नहीं कि उनकी एनर्जी हाई हो, ठीक है। तो ये अगेन नॉट वैलिड, दिस इज नॉट वैलिड। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, इंक्रीजिंग इंटेंसिटी, इंक्रीज इन द इंटेंसिटी हैज नो इफेक्ट ऑन द इलेक्ट्रॉन का एनर्जी। मतलब अगर मैं 100 फोटोन यहाँ पर इंसिडेंट करवा रहा हूँ, हर एक की फ्रीक्वेंसी जो है इट इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अगर ऐसा है तो इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी हैज नो इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रॉन का एनर्जी। तो भले ही आप 100 के जगह 500 फोटॉन्स को इंसिडेंट करवाओ, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। तो अगर फ्रीक्वेंसी अनचेंज्ड है और इंटेंसिटी बढ़ भी रही है तो भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो बढ़ सकते हैं। सो इंक्रीजिंग इंटेंसिटी हैज नो इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रॉन एनर्जी विच इज आवर ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर वेव थ्योरी कहती है कि हायर इंटेंसिटी शुड मीन इलेक्ट्रॉन इमिट विथ हायर एनर्जी, दिस इज अगेन नॉट वैलिड। ऐसा हमारा ऑब्जर्वेशन नहीं मिलता है हमें, नॉट वैलिड, ठीक है। उसके अगेंस्ट फोटोन पिक्चर में क्या बोला है, हायर इंटेंसिटी मीन्स हायर नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन दैट विल ऑटोमेटिकली इजेक्ट लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच विल कॉज मोर करंट, ठीक है। चल, एनर्जी ऑफ फोटोन में उसका कोई चेंज, एनर्जी ऑफ फोटोन में कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा एज लॉन्ग एज फ्रीक्वेंसी इज सेम। फिर अ मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज नीडेड फॉर फोटो करंट टू स्टार्ट। हाँ, ये हमने देखा है कि अलग अलग लाइट को अलग अलग फ्रीक्वेंसी के साथ इंसिडेंट करवाया, लेकिन जहाँ पर भी फ्रीक्वेंसी मीट किया किसको, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को, वहीं से फिर इमिशन स्टार्ट हुआ, अदर देन इमिशन नहीं आया है। तो वेव क्या कहती है, वेव थ्योरी, लो फ्रीक्वेंसी लाइट शुड रिलीज इलेक्ट्रॉन बट वुड टेक मोर टाइम। मतलब अगर लाइट की इंटेंसिटी कम है
तो भी वो इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा, बट उसको बहुत ज़्यादा समय देना पड़ेगा, ऐसा वेव थ्योरी का मानना है। क्या ये सही है? नहीं, हमने देखा है इंटेंसिटी भले ही लो हो, लेकिन फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अगर है तो लाइट इमिट होता है। सो अ फोटोन, फोटोन पिक्चर में बोला है, अ फोटोन ऑफ लो फ्रीक्वेंसी लाइट विल नॉट हैव सफिशिएंट एनर्जी टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन। वर्क फंक्शन ही मीट करेगा, वर्क फंक्शन नहीं मीट कर रहा है तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन भी नहीं इमिट होगा। देन increasing the frequency of incident light increases the maximum kinetic energy of the electron। अब हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करती है? उसके फोटोन के एनर्जी लेवल पर, और फोटोन की एनर्जी लेवल फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। तो जैसे ही फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाएगी इंसिडेंट लाइट की, तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है। यहाँ पर बोला है वेव थ्योरी में, इंक्रीजिंग इंटेंसिटी शुड इंक्रीज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी शुड नॉट डिपेंड अपॉन इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, और वो अलग एक्सपेरिमेंट के अलग अलग स्टेज में हमें पता चला है। तो दिस इज ऑल्सो नॉट वैलिड, ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो नॉट वैलिड। तो बोथ ऑब्जर्वेशन इज नॉट वैलिड। वेयर एज अगर आप एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे फोटोन थ्योरी में तो ये वैलिड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने फेल्यूर ऑफ वेव थ्योरी भी देख लिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे, कुछ और न्यूमेरिकल्स वगैरह समझते हैं। अब हम क्या करते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल से उन्हें सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्व्ड एग्जांपल देख लेते हैं। ये अगर हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, जो डी ब्रॉय का ड्यूअलिस्टिक हाइपोथेसिस है उसे पढ़ेंगे, उसके साथ में उससे जुड़े कुछ न्यूमेरिकल से उन्हें देखेंगे। साथ ही साथ हम डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट को भी स्टडी करेंगे। और अंत में जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वहाँ पर हम क्या करेंगे, जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करेंगे। तो अभी शुरुआत करते हैं सबसे पहले सॉल्व्ड एग्जाम्पल के साथ। तो क्या दिया है, आई एम सॉल्विंग माई फर्स्ट एग्जाम्पल 14.1। इट इज गिवन एज the radiation of intensity 0.5 into 10 to the power minus 4 watt per meter square falls on a emitter in a photoelectric setup. The emitter, that is cathode, is made up of potassium and has an area of 5 centimeter square। तो फटाफट क्या कर लेते हैं, गिवन डेटा को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो मान लो दिस इज अ प्लेट, ये पोटेशियम से बनी प्लेट है जिसका एरिया उन्होंने देकर रखा है। कितना दिया है एरिया, इट इज 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, विच इज नथिंग बट 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर इसे ना कैथोड कहा है उन्होंने, कैथोड कहा है मतलब इसे कौन सा पोटेंशियल दिया होगा, निगेटिव पोटेंशियल दिया होगा। और जो पॉजिटिव पोटेंशियल है वो फिर किसे दिया होगा, तो कोई एक होगी कलेक्टर प्लेट। यहाँ पे मान लीजिए दिस इज माई कलेक्टर प्लेट, तो इस कलेक्टर प्लेट पे उन्होंने कौन सा पोटेंशियल अप्लाई किया है, पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई किया है। सो दिस इज लेट्स से पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाइड टू द कलेक्टर प्लेट। अब आगे क्या बोला है देख लेते हैं। नाउ लेट अस अज्यूम दैट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ओनली सरफेस आर नॉक्ड ऑफ। तो मतलब ये जो पर्टिकुलर पोटेशियम की प्लेट है, यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन उसके सरफेस से डायरेक्ट नॉक ऑफ हो रहे हैं तो कैसे नॉक ऑफ होंगे। तो आगे बोला है लेट अस अज्यूम देखो, let us assume that electrons from the surface are knocked off by the radiation. According to wave theory, what will be the time required to notice some deflection in micrometer? तो इस क्वेश्चन में मैं क्या कर लेता हूँ, कलेक्टर और इमीटर के अक्रॉस हम एक माइक्रोमीटर अटैच कर लेते हैं। तो उन्होंने पूछा है कि जैसे ही यहाँ इस सरफेस से इलेक्ट्रॉन नॉक ऑफ होंगे तो नॉक ऑफ कैसे होंगे, तो हम जानते हैं भैया इलेक्ट्रॉन को नॉक ऑफ होने के लिए, और खास करके सरफेस के इलेक्ट्रॉन को नॉक ऑफ होने के लिए वर्क फंक्शन का मीट करना ज़रूरी होता है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन वर्क फंक्शन को मीट करेंगे दे विल बी नॉक्ड आउट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर surface, and as soon as they knock out they will be reaching the collector plate here, and collector plate पर रीच करने के बाद वो माइक्रोमीटर से गुजरेंगे, तो जहाँ पर हमें माइक्रोमीटर में डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। अच्छा, ये जो डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा उसके लिए समय कितना लगेगा, तो वो समय लगेगा जितने समय में यहाँ ये पर्टिकुलर वेव फंक्शन को मीट करके, ठीक है, सॉरी वर्क फंक्शन को मीट करके इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे। मतलब फाइव नॉट को मीट करके जब इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे तो उतने ही समय में हमें डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, गिवन डेटा लिख लेता हूँ ताकि हमें क्वेश्चन को इजीली समझने में दिक्कत नहीं आएगी। तो रेडिएशन ऑफ इंटेंसिटी बोला है 0.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 वैट पर मीटर स्क्वायर। तो मैं लिख रहा हूँ इंटेंसिटी, द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, इंसिडेंट
radiation, which is equal to 0.5 into 10 to the power minus 4 watt per मीटर स्क्वायर। अब देखिए इंटेंसिटी में क्या है, वैट पर मीटर स्क्वायर। वैट किसका यूनिट है, पावर का। मीटर स्क्वायर किसका है, एरिया का। मतलब दिस इंटेंसिटी इज इक्वल टू, ये जो इंटेंसिटी है दैट इज टोटल इंटेंसिटी, टोटल इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर ऑफ रेडिएशन, टोटल रेडिएशन का पावर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सरफेस। ठीक है, तो ये सरफेस एरिया हो गया। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, टोटल इंसिडेंट पावर निकाल सकते हैं। टोटल इंसिडेंट पावर, कितने रेडिएशन का पावर इंसिडेंट हो रहा है कहां पर, सरफेस पर। तो दैट वुड बी इंटेंसिटी, दैट इज टोटल इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया। ये हम कर सकते हैं फर्स्ट स्टेप में। सेकंड आगे पूछा है कि जो एरिया दिया है दैट एरिया गिवन इज हाउ मच, एरिया इज 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये भी हमें दिया है। सो वी कैन राइट 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर, दिस इज द एरिया। ठीक है, चलो फिर आगे क्या बोला है, आगे हमें वर्क फंक्शन दे के रखा है। देखिए यहाँ पर अगर आप आगे जाओ तो गिवन डेटा में दो चीज़ें और मेंशन करके रखी है। सबसे पहले तो रेडियस ऑफ पोटेशियम एटम एंड देन वर्क फंक्शन ऑफ पोटेशियम। तो ये भी मैं इसको लिख लेता हूँ। सो फाई नॉट इज इक्वल टू 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, एंड रेडियस ऑफ पोटेशियम एटम इट इज गिवन एज 230 पिकोमीटर। तो पिकोमीटर का मतलब होता है 10 टू द पावर माइनस 12 मीटर। सो 230 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 मीटर्स। ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। अब देखिए हमें पूछा है टाइम, टाइम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देना, जैसे ही लाइट का रेडिएशन इंसिडेंट होगा प्लेट पर, तो दिखाने के लिए मैं प्लेट के नीचे एक इलेक्ट्रॉन ले रहा हूँ विच इज़ द पार्ट ऑफ एटम। तो ये एटम का पार्ट है, जो इलेक्ट्रॉन उस पर्टिकुलर एटम के न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहा है एटम में। ये इस इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी सप्लाई की जाएगी, और वो एनर्जी सप्लाई होने के कारण वर्क फंक्शन मीट होगा। एज सुन एज वर्क फंक्शन मीट होगा, उतने ही समय में कलेक्टर प्लेट से फिर इलेक्ट्रॉन पास होकर माइक्रो एमीटर में डिफ्लेक्शन दिखेगा। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, पावर एब्जॉर्ब्ड, देखो मैं लिख रहा हूं पावर एब्जॉर्ब्ड बाय इलेक्ट्रॉन will be equal to amount of work function divided by time taken by that electron to meet work function and emit from the surface। अब यहाँ देखिए ये जो पावर एब्जॉर्ब बाय इलेक्ट्रॉन है ना, इसके जगह हम लिखेंगे पावर एब्जॉर्ब बाय द एटम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जिस एटम का पार्ट है वो हमें कंसिडर करना है। सो आई एम राइटिंग हियर पावर एब्जॉर्ब बाय सिंगल एटम, पावर एब्जॉर्ब बाय सिंगल एटम। सिंगल एटम जो पावर एब्जॉर्ब करेगा दैट विल बी यूटिलाइज्ड बाय इट्स इलेक्ट्रॉन टू मीट द वर्क फंक्शन। तो यहाँ पर हम टी दैट इज टाइम रिक्वायर्ड टू नॉक ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं। टी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन डिवाइडेड बाय पावर एब्जॉर्ब बाय सिंगल इलेक्ट्रॉन या सिंगल एटम। सो उसको मैं P1 लिखता हूँ। तो ये हमारा जो इक्वेशन है, मेन इक्वेशन है, यहीं से फिर हमें फाइनल टी की वैल्यू निकल कर आएगी। अब हमारे पास वर्क फंक्शन की वैल्यू देकर रखी है, बिल्कुल देकर रखी है, बट पावर एब्जॉर्ब बाय सिंगल एटम देकर रखा है क्या, नहीं, उसके बजाय क्या देकर रखा है, टोटल इंसिडेंट पावर है। अब टोटल इंसिडेंस पावर से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, पावर एब्जॉर्ब बाय सिंगल एटम निकालेंगे। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे तो देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले मैं टोटल इंसिडेंट पावर को कैलकुलेट कर लेता हूं, फिर बात के बाद में डिस्कस करते हैं। तो देखिए टोटल इंसिडेंट पावर, टोटल पावर इंसिडेंट इज इक्वल टू इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया। तो कितना दिया है, अगर मैं टोटल इंसिडेंट पावर को कैपिटल P लिखता हूं तो इट इज गिवन एज इंटेंसिटी दैट इज 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 वाट पर मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एरिया विच इज 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट कैन बी रिटन एज 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। सो आंसर वुड बी 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 वाट। दिस इज माई टोटल इंसिडेंट पावर। ठीक है, अब
अब सेकंड स्टेज में मुझे क्या करना है, तो इसको स्टार मार्क करके रखता हूँ। अब सेकंड स्टेज में यहाँ इस फॉर्मूले को देखिए, हमें चाहिए पावर एब्जॉर्ब बाय सिंगल एटम। तो टू फाइंड द पावर एब्जॉर्ब बाय सिंगल एटम हम कैसे निकालेंगे, तो हम निकालेंगे टोटल पावर इंसिडेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम। टोटल पावर को अगर टोटल नंबर ऑफ एटम से डिवाइड कर दिया जाए तो हमें पावर एब्जॉर्ब बाय सिंगल एटम मिल सकता है। तो चलो सॉल्व करते हैं, ठीक है। फिलहाल इसके नीचे मैं लिख रहा हूँ सेकंड पार्ट, टू फाइंड पावर एब्जॉर्ब्ड बाय सिंगल एटम, इसको ना मैं P1 लिख लेता हूं, पावर एब्जॉर्ब बाय सिंगल एटम। दिस वुड बी टोटल इंसिडेंट पावर दैट इज कैपिटल P डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स। इस फॉर्मूले का हमें यूज करना होगा। तो आई एम राइटिंग P1 इज इक्वल टू टोटल पावर P डिवाइडेड बाय, अब क्या हमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स दिए है क्या, नहीं दिए हैं। अब नहीं दिए तो निकालना पड़ेगा, तो कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा सरफेस है, ये वाला सरफेस, इस पूरे सरफेस को अगर मैं जस्ट फॉर एग्जांपल मान लेता हूँ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और हर एक जो एटम होगा, हर एक एटम ने मान लीजिए सरफेस पर हर एक एटम है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑक्यूपाई करके है, कितना, 10 सेंटीमीटर। तो सिंगल एटम अगर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑक्यूपाई करके है तो कितने टोटल नंबर ऑफ एटम्स होंगे इस सरफेस पर, 10 एटम्स होंगे, है ना। अगर मैं कहूँ कि 100 मीटर स्क्वायर एरिया है और हर एक एटम के पास 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑक्यूपाई है, तो 100/1 दैट वुड बी 100 नंबर्स ऑफ एटम्स होंगे, ठीक है। ये अगर आपको लॉजिक समझ में आ गया तो यहाँ पर देखिए, जब मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ टोटल नंबर ऑफ एटम, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, द टोटल नंबर ऑफ एटम विल बी गिवन बाय टोटल एरिया डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन एटम, इसको मैं यूज कर रहा हूं। तो देखिए आई एम राइटिंग P1 इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाय टोटल एरिया कितना है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज 5 इंटू 10 टू द पावर -4, दैट इज माई टोटल एरिया, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन एटम क्या होगा, पाई इंटू रेडियस ऑफ वन एटम का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो चलो इस फॉर्मूले के हिसाब से ये हो जाएगा P1 इज इक्वल टू P इंटू पाई इंटू आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10 टू द पावर -4। आई होप कि इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी। नाउ आई एम राइटिंग P1 इज इक्वल टू P कितना था, 2.5 इंटू 10 टू द पावर -8 इंटू पाई इंटू रेडियस कितनी है 230 पिकोमीटर, दैट इज 230 इंटू 10 टू द पावर -12 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट वी आर लेफ्ट विथ इज 5 इंटू 10 टू द पावर -4, ठीक है। चलो और सॉल्व करते हैं, देखो 2.5 1 जा 2.5, 2.2 जा 5, सो दिस इज P1 और 1/2 क्या होता है 0.5, सो आई एम राइटिंग 0.5 इंटू 10 टू द पावर -8 इंटू पाई इंटू 230 इंटू 10 टू द पावर -24 इंटू 10 टू द पावर, देखो अभी नहीं करते हैं, यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ नीचे 10 टू द पावर -4। हालांकि ये 10 टू द पावर -4 ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर +4 हो जाएगा। सो अब क्या करेंगे हम लोग, इसको और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। सो आई एम राइटिंग P1 इज इक्वल टू 0.5 इंटू पाई इंटू 230 इंटू 230, सो 230 इंटू 10 टू द पावर क्या बचा है -8 -24, तो 10 टू द पावर -8 इंटू 10 टू द पावर -24 और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 10 टू द पावर 4। तो क्या हो जाएगा, देखो 10 टू द पावर -24 10 टू द पावर 4 इज 10 टू द पावर -20 -8 इज -28। सो अगेन 0.5 इंटू पाई इंटू 230 इंटू 10 टू द पावर -28, दिस इज द वैल्यू ऑफ P1। ये हमारी वैल्यू है P1 की इन टर्म्स ऑफ वैट। तो दिस इज बेसिकली पावर एब्जॉर्ब बाय सिंगल एटम। ओके, नाउ वी नो हमारे पास ऑलरेडी रिलेशन है, कौन सा, ये वाला रिलेशन, इसी से तो हमें T निकालना है। तो T इज इक्वल टू
फाई नॉट अपॉन P1। तो चलो, वी नो दैट T is equal to work function divided by power absorbed by single atom. So now T would be equal to phi नॉट कितना दिया है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन ये जो पावर है ये किस में है, वैट में है ना। अगर वैट में पावर है तो हमें ये जो वर्क फंक्शन है इसको जूल में लेना पड़ेगा, कि बिकॉज जूल पर सेकंड इज योर वैट। सो आई एम सिंपली मल्टीप्लाइंग दिस 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ठीक है, और नीचे पावर कितना है 0.5 इंटू पाई इंटू 230 इंटू 10 टू द पावर माइनस 28। 10 टू द पावर माइनस 28 ऊपर जा सकता है। अच्छा, अगर आप देखो यहाँ पर ये जो 2.3 है इसको 100 से आप मल्टीप्लाई करो तो वो होता है 230। सो 2.3 वन जा 2.3, 2.3 मल्टीप्लाइड बाय 100 जा 230। सो यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, डायरेक्टली इसको लिखता हूँ 2.3 कैंसिल करके, हियर इट इज 100, हियर इट इज 100। और ये 0.5 क्या होता है, दिस 0.5 इज बेसिकली हाफ। तो 100 का हाफ कितना होता है 50। सो अगेन हम इसको सिंपल करके लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाय 50 इंटू पाई, 50 इंटू पाई बचा क्या है 230 इंटू 10 टू द पावर 28 माइनस 28, तो ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर हो जाएगा 28। ठीक है, फिर आगे हम इसको और सॉल्व करते हैं। तो इसको कैसे कर सकते हैं, देखिए दिस इज 1.6 और पाई की वैल्यू होती है 3.14। मैं लिखते चलता हूँ, देखो जितना सिंपल कर सकते हैं करेंगे। तो दिस इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर, ये होगा 10 टू द पावर माइनस 19 एंड 10 टू द पावर 28। दिख रहा है कि आपको 10 टू द पावर माइनस 19 और 10 टू द पावर 28, तो ये हो जाएगा 9, 10 to the power plus 9. So I am simply writing this is as 10 to the power plus 9. Then divided by pi is 3.14 into बचता कितना है 50 into 230, 50 into 230। ठीक है, सो देखिए 16 वन जा 16 और 16 टू जा 32। अब 3.14 जो है उसको मैं ऑलमोस्ट 3.2 मान लेता हूँ, तो दिस इज 1 एंड दिस इज 2। सो 1/2 हो गया 1/2। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, सो आई एम सिंपली राइटिंग दिस एज 1/2 इंटू 50 इंटू 230 और ऊपर क्या बचा है 10 टू द पावर 9। ठीक है, so this answer would be 10 to the power 9 divided by 50 into 2 is 100, 100 is 10 to the power 2 into 230। तो इसको क्या लिखा जा सकता है 10 to the power 9 divided by 23 into 10 to the power 3। so this 10 to the power 9 minus 10 to the power 3 कितना हो जाए, सॉरी 10 to the power 9 into 10 to the power minus 3 लिख सकते हैं। 10 to the power 9 into 10 to the power minus 3 divided by 23। so this would be 10 to the power 6। so 1/23 इंटू 10 टू द पावर 6। अब 1/23 कितना हो रहा है, अगर आप सॉल्व करो देखो 1/23 तो मैं नहीं करूंगा, 100/23 ले लेते हैं। सो 100/23 इंटू 10 टू द पावर कितना लिखना पड़ेगा, 100 लिया है तो ये होगा 4। तो 100/23 कितना होगा 100/23। सो दिस वुड बी 4 टाइम्स मल्टीपल। ओके, सो 4 टाइम्स मतलब 92। ठीक है, तो ये हो गया 8 पॉइंट देन 0, 3 जा 69 देन 11 अगेन 0 देन अगेन 4। सो 4.34। सो 4.34 इंटू 10 टू द पावर 4 सेकंड, इतना समय लगेगा एंड दैट इज अवर फाइनल आंसर। सो दिस इज माय टी का वैल्यू। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूलेस के बारे में बताना चाहता हूँ। तो देखिए क्या क्या फॉर्मूले आते हैं, उसे कैसे इंटरप्रेट करना है। सबसे पहले देखिए एनर्जी ऑफ फोटोन इज गिवन बाय h इंटू न्यू। h क्या होता है, h होता है प्लैंक्स कांस्टेंट
और न्यू होती है फ्रीक्वेंसी। अब देखिए एच का यूनिट होता है जूल सेकंड, फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज, दैट इज 1/सेकंड। सो बेसिकली ये जो एनर्जी है इसका फाइनल आंसर होगा जूल। तो E इज इक्वल टू एच न्यू, इट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ जूल। द सेम एक्सप्रेशन कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज E इज इक्वल टू एच न्यू इज वॉट, C अपॉन लैम्बडा। यहाँ पर लैम्बडा जो है वो किस में दिया है, मीटर में दिया है, एंड स्टिल एनर्जी इज इन टर्म्स ऑफ जूल, ये भी आपको याद रखना है। सेकंडली इसी एक्सप्रेशन को देखो, अगर मैं कहूँ E इज इक्वल टू एच सी अपॉन ई इंटू लैम्बडा, तो आंसर किस में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। फिलहाल लैम्बडा किस में है, लैम्बडा इज इन मीटर्स। ठीक है, ये कैसे आया है, तो हम जानते हैं ना भैया कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है, और 1.6 इंटू 10⁻⁻19 क्या है, दिस इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। सो अगर जूल को आपको इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करते हो, गिवन वैल्यू को डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करते हो। तो यही फंडा हमने किया है। हमारा जो पहले का एक्सप्रेशन था जहां पर एनर्जी जूल में दी थी उसको हमने ई से डिवाइड कर लिया है, एंड एज सुन एज वी डिवाइड दिस वी गेट आंसर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना इसको। ठीक है, आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया है, फिलहाल लैम्बडा मीटर्स में है। ठीक है, चलो अब आप एक चीज याद रखना, अगर मैं E की वैल्यू पुट कर रहा हूं, देखिए लेट्स से E को सॉल्व कर रहा हूं, सो E इज इक्वल टू H की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 इंटू C कितना होता है, स्पीड ऑफ लाइट इज 3 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाय E की वैल्यू इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और बचता क्या है हमारे पास, लैम्बडा। लैम्बडा अभी फिलहाल किस में है, मीटर्स में, सो लैम्बडा मीटर में है। ठीक, ठीक है, याद रखना। अगर आप इसको सॉल्व करते हो, ठीक है, तो आपको आंसर मिलेगा E इज इक्वल टू 12,400 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाय लैम्बडा इन टर्म्स ऑफ मीटर्स, लैम्बडा इन टर्म्स ऑफ मीटर्स। अब देखिए अगर मैं कहूं कि मेरे पास कुछ लैम्बडा है, फॉर एग्जांपल 300 नैनोमीटर्स, कितना है 300 नैनोमीटर्स, इसको अगर मुझे मीटर में लिखना है तो कैसे लिखते हैं, 3 नैनोमीटर्स को नैनो हटा देना है तो लैम्बडा इज इक्वल टू 300 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, और क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 3000 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻10 मीटर, क्या ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। मतलब लैम्बडा को 10⁻⁻10 के फॉर्म में अगर लिखूं तो इसे मैं डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकता हूँ 3000 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पर लैम्बडा की वैल्यू है वो किस फॉर्म में है, एंगस्ट्रॉम के फॉर्म में है, यहाँ ऊपर किसके फॉर्म में है, मीटर के फॉर्म में है। तो यही फंडा हम यहाँ यूज करेंगे। मैं क्या कर रहा हूँ, वी नो दैट E इज इक्वल टू 12400 इंटू 10⁻⁻10, और नीचे जो लैम्बडा मीटर में दिया है इसे मीटर में ना लिखते हुए अगर मैं एंगस्ट्रॉम के फॉर्म में लिखूं तो आई विल बी राइटिंग लैम्बडा इन टर्म्स ऑफ एंगस्ट्रॉम, समझाने के लिए बोल रहा हूँ, लैम्बडा इन टर्म्स ऑफ एंगस्ट्रॉम, और उसको अगर पूरा मीटर में कन्वर्ट करना होता है तो 10⁻⁻10 लिखना पड़ता है, तब ये जाके किसके फॉर्म में कन्वर्ट होता है, मीटर के फॉर्म में। तो हम एक काम कर लेंगे, ऊपर 10⁻⁻10 नीचे 10⁻⁻10 अगर मैं कट कर लेता हूँ, सो आई विल बी गेटिंग E इज इक्वल टू 12400 डिवाइडेड बाय लैम्बडा इन एंगस्ट्रॉम। लैम्बडा किस में हम ले रहे हैं, एंगस्ट्रॉम में ले रहे हैं, तो दिस वैल्यू ऑफ एनर्जी विल बी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, याद रखना। और अगर मान लीजिए लैम्बडा आपका नैनोमीटर में, तो आप एक काम कीजिए, डायरेक्ट एनर्जी को फाइंड करने के लिए लिखिए 1240 अपॉन लैम्बडा इन टर्म्स ऑफ नैनोमीटर, स्टिल द आंसर वुड बी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो मैंने आपको रिलेशन समझाए, ये समझा कर दिए है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो आप अपने नोटबुक में आपके जो भी कॉपी है उसमें इसे नोट डाउन करके रखिए, क्योंकि डायरेक्टली हम क्या करेंगे, इसके हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अगर हमारे पास वेवलेंथ देकर रखी है, चाहे वो नैनोमीटर में देके रहे, चाहे वो एंगस्ट्रॉम में देके रखे, हम डायरेक्टली एनर्जी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट फाइंड कर सकते हैं। तो चलो सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल। सो एग्जांपल नंबर 14.2 क्या देकर रखा है, कैलकुलेट द एनर्जीज ऑफ फोटोन करस्पॉन्डिंग टू अल्ट्रावायलेट लाइट एंड रेड लाइट। ठीक है,
फिर हमें बोला है given that their wavelengths are 300 angstrom and 3000 angstrom and 7000 angstrom respectively। यहाँ पर एक एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें देकर रखी है फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। उन्होंने बोला है रिमेंबर दैट फोटोन आर नॉट कलर्ड, फोटोन का कोई कलर नहीं होता है, कलर इज जस्ट ए ह्यूमन परसेप्शन फॉर दैट फ्रीक्वेंसी रेंज। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी को हमारा जो माइंड है वो अलग अलग तरीके से परसीव करता है और उसी परसेप्शन को हम बोलते हैं कि भैया पर्टिकुलर लाइट इस कलर का है या पर्टिकुलर लाइट उस कलर का है। ठीक है, तो ये जनरल उन्होंने बताया है। आगे हम इससे जुड़े ऑब्जर्वेशन को अभी हम नोट डाउन कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं नाउ। तो क्या पूछा है हमें सबसे पहले, कैलकुलेट द एनर्जीज ऑफ फोटोन। तो अलग अलग लाइट के लिए एनर्जीज ऑफ फोटोन निकालनी है। तो फर्स्ट पार्ट में ए पार्ट में मैं देख रहा हूँ गिवन डेटा क्या दिया है, गिवन वेवलेंथ फॉर अल्ट्रावायलेट लाइट इज 3000 एंगस्ट्रॉम एंड वेवलेंथ फॉर रेड लाइट इज हाउ मच, इट इज 7000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और पूछा है एनर्जी। तो वी नो एनर्जी फॉर अल्ट्रावायलेट लाइट वुड बी, अगर हमें डायरेक्टली एंगस्ट्रॉम के फॉर्म में वेवलेंथ दी है तो डायरेक्टली आई कैन रेट 12,400 डिवाइडेड बाय 300। तो 12,400 को अगर 300 से डिवाइड करूँगा, 3000 से डिवाइड करूँगा तो माई आंसर वुड बी हाउ मच, दैट वुड बी नियरली इक्वल टू 4 पॉइंट, ये आ जाएगा देखो 0 0 कट होके। ठीक है, सो 124 और ये 30, सो आई एम राइटिंग 124 डिवाइडेड बाय 3, 4, सो फिर बचता है 4, देन 3 1 जा 3, देन 1 3 3 जा 9, सो माय आंसर वुड बी 41.3, राइट, 41.3 एंड देन एक जीरो यहाँ पर आ जाएगा, सो 4.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द एनर्जी ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट रेडिएशन। ठीक है, चलो अब हम कैलकुलेट करेंगे एनर्जी फॉर रेड कलर का लाइट। सो दैट वुड बी 12,400 डिवाइडेड बाय लैम्बडा फॉर रेड कलर विच इज 7,000। सो ये आंसर आ जाएगा 1.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द एनर्जी ऑफ रेड कलर का लाइट। ठीक है, याद रखना इसको। ये जो दोनों है हमने डायरेक्टली फॉर्मूले उठाए हैं यहाँ से, यहाँ जो मैंने आपको पढ़ाया था ना कि एनर्जी को कैसे देखना है। अगर एंगस्ट्रॉम में दिया है तो डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी निकालने के लिए 12,400 डिवाइड बाय एंगस्ट्रॉम वाली वेवलेंथ से डिवाइड करना है, और अगर नैनोमीटर में दिया है तो 1240 डिवाइडेड बाय लैम्बडा इन नैनोमीटर। एनीवे, तो ये फर्स्ट पार्ट हो चुका है। अब हम बी पार्ट की ओर बढ़ते हैं। हमें क्या पूछा है, A typical FM radio station has its broadcast frequency of 98.3 megahertz. What is the energy of FM photon? तो ये तो बहुत इजी हो गया। We know energy is what, h into nu। ठीक है, तो डायरेक्ट लिख लेते हैं। h की वैल्यू कितनी होती है, 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 मल्टीप्लाइड बाय, भैया फ्रीक्वेंसी कितना है 98.3 मेगा हर्ट्स, मेगा मतलब 10 टू द पावर 6, मेगा इज 10 टू द पावर 6। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 6.626। आप क्या करो, अपने एंड पर सॉल्व करो, मैं डायरेक्टली यहाँ पर उसकी वैल्यू लिखूंगा। तो आई हैव टू मल्टीप्लाई 6.626 एंड दैट वुड बी विथ 98.3। So my answer would be 651.34। ठीक है, इंटू 10 टू द पावर -34 प्लस 6 कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -28। और ये आंसर किस में आएगा फिलहाल, जूल में। और अगर इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो क्या लिखना पड़ेगा, E इज इक्वल टू 651.34 इंटू 10 टू द पावर -28 डिवाइडेड बाय 1.6 into 10 to the power -19 एंड आंसर वुड बी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं, हम इसको करके देखते हैं। सो दिस वुड बी 407.08 इंटू 10 टू द पावर -28 इंटू 10 टू द पावर +19। ठीक है, तो दिस वुड बी 407.08 into 10 to the power -9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द आंसर। चलेगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है,
द वेवलेंथ एंड इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज 4000 एंगस्ट्रॉम एंड 0.1 वैट रिस्पेक्टिवली। सो वेवलेंथ देकर रखी है, गिवन आई एम राइटिंग वेवलेंथ कितना दिया है, लैम्बडा इज 4000 एंगस्ट्रॉम, और इंटेंसिटी दिया है, सॉरी वेवलेंथ एंड इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज 0.1 वैट रिस्पेक्टिवली। एक्चुअली इंटेंसिटी बोला है बट दिस इज पावर, क्योंकि वैट किसका यूनिट है, पावर का, दैट इज 0.1 वैट। व्हाट इज द मिनिमम चेंज इन लाइट एनर्जी, मतलब यहाँ पर आपको फोटोन की एनर्जी पूछी है। तो सबसे पहले देखो क्या पूछी है, व्हाट इज द मिनिमम चेंज इन लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी मतलब फोटोन की एनर्जी, एंड व्हाट इज द नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन। सो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ टू फाइंड एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन फर्स्ट पार्ट में फाइंड करेंगे, और सेकंड हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ फोटॉन्स। ठीक है, तो बहुत इजी प्रॉब्लम है, देख लेते हैं। तो वी नो E इज इक्वल टू जनरली एच न्यू होता है अगर हम जूल में फाइंड करेंगे तो, और डायरेक्टली अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड करना है तो 12400 डिवाइडेड बाय आपका जो वैल्यू है किसका, वेवलेंथ का इन टर्म्स ऑफ एंगस्ट्रॉम, तो हमें दिया है 4000। सो इसको अगर सॉल्व करें, सो वी हैव टू फाइंड लाइक दिस, यहाँ पर कवर हो जाएगा, एंड देन 124 डिवाइडेड बाय 40 कितना हो जाएगा, तो 12 120 एंड देन अगेन 4, so this would be 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, दिस इज द एनर्जी ऑफ फोटोन, ये पहला निकल चुका है। और दूसरा हमें क्या पूछा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन। अब नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन कैसे निकलेंगे, तो देखो नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन फाइंड करने के लिए टोटल पावर डिवाइडेड बाय पावर ऑफ या फिर एनर्जी ऑफ वन फोटोन। ठीक है, इससे डिवाइड करना पड़ेगा, तब हमें मिलेंगे नंबर ऑफ फोटॉन्स। ठीक है, तो टोटल पावर कितना दिया है, 0.1 वैट, और यहाँ पर जो एनर्जी मिली है वो हमें कितनी मिली है, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, पहले जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो दिस वुड बी 3.1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, एंड दैट इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आई कैन राइट 0.1 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय, सॉरी -19 के बजाय +19 डिवाइडेड बाय 3.1 इंटू 1.6। तो अगर आप इसको अपने एंड पर सॉल्व करोगे, सो व्हाट यू विल बी गेटिंग योर आंसर एज 0.020 इंटू 10⁻19। ठीक है, सो दैट इज 2 इंटू 10⁻17, 2 इंटू 10⁻17 फोटॉन्स। ठीक है, ये है हमारा फाइनल आंसर। चलेगा, अब हम क्या करते हैं, जो डी ब्रॉय का ड्यूअलिस्टिक हाइपोथेसिस है ना, उसकी बात करेंगे।